प्यारे बच्चों, सभी को मेरी नमस्कार। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। अभी आप कक्षा 8 से 8वीं से कक्षा 9th में आए हैं, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं दूसरी बार आपको वीडियो के माध्यम से आपसे मुलाकात कर रहा हूँ और लॉकडाउन की वजह से आप भी घर पर होंगे और मैं भी घर पर हूँ। घर पर ही मैं आपको वीडियो बना करके आपकी पढ़ाई को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके पास भेज रहा हूँ। जो पहला चैप्टर था आपके इतिहास का, भारत और समकालीन विश्व, जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति, वो पूरी तरह से मैंने 2 पार्टों में बना करके आपके पास भेज दी है। वो आपने देख ली होगी, सुन ली होगी और आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इस पाठ से संबंधित वो आपने याद कर लिए होंगे। तो आज प्यारे बच्चों, हम आपको चैप्टर 2 इतिहास का 2 चैप्टर लेकर आपके सामने आए हैं। और जो 2 चैप्टर है आपके इतिहास का, उसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। चैप्टर का क्या नाम है? यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो प्यारे बच्चों देखिए, समाजवाद, पहले तो पाठ का जो नाम है उसका अर्थ समझना चाहिए, उसका मतलब समझना चाहिए। देखिए समाजवाद क्या होता है, मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं, जैसे कि भाई हमारे जो अर्थशास्त्री हुए हैं या समाजवाद के बहुत बड़े समर्थक हुए हैं, कार्ल मार्क्स, उन्होंने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में, और एंगेल्स हुए हैं। तो ये जो हमारे समाजवादी हुए, इन्होंने समाजवाद की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने कहा है कि भाई समाजवाद का क्या मतलब। देखिए समाजवाद और साम्यवाद लगभग एक जैसे ही रूप हैं दोनों के। एक होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में होते हैं पूंजीपति लोग जो गरीब आदमियों का, जो मजदूरों का शोषण करते हैं। और समाजवाद का मतलब ये होता है कि भाई समाजवाद में मजदूर, किसान और जितनी भी जो आम जनता है उसके आर्थिक हितों को ध्यान में रख करके, यानी कि आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया जाता है। जो व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब पर होनी चाहिए, यानी कि सब व्यक्ति समान होने चाहिए। किसी के साथ सरकार के द्वारा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो भेदभाव को समाप्त करना और आर्थिक असमानता को समाप्त करना, ये समाजवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। और इस चैप्टर में प्यारे बच्चों जो मेन जो चीज है उसको आप नोटबुक में आप लिखेंगे, नोट करेंगे अपनी रफ कॉपी में, वो है आपकी, देखिए मेन है रूसी क्रांति। रूसी जो क्रांति है वो कब हुई, क्यों हुई, इसके क्या कारण थे और इसके क्रांति के बाद क्या रिजल्ट निकले, क्या परिणाम निकले। तो इस क्रांति के हम कारण जानेंगे, रीजन जानेंगे। देखिए 1917 में ये क्रांति हुई थी। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में, 1917। तो 1917 में हुई। ऐसे ही इससे पहले जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपने पढ़ी, फ्रांसीसी क्रांति, वो कब हुई थी? 1789 में। भाई फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति के लगभग जो कारण है वो लगभग सेम से ही है। भाई जिस देश में असमानता ज्यादा बढ़ जाए, आर्थिक असमानता विशेष तौर पर, जहां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, फैक्ट्री वर्कर्स के साथ भेदभाव ज्यादा बढ़ जाए, लोग ज्यादा भूखे मरने लगे, गरीबी ज्यादा आ जाए, तो फिर जो गरीब जनता है उसके पास क्रांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। तो ये जो रूसी क्रांति है, इसके प्यारे बच्चों मेन कारण लिखिए आप। देखिए उस समय जो रूस की क्रांति के समय जो रूस का शासक था, उसे आप नोट कर लें। मेरे पास देखिए, मैं घर पर हूं, लॉकडाउन की वजह से बाहर नहीं जा रहा हूं, मेरे पास शिक्षण सामग्री का ब्लैक बोर्ड का अभाव है। मैं ब्लैक बोर्ड पर ज्यादातर बच्चों को, जब मैं क्लासेस लगेंगी तो उनको दोबारा से पढ़ाऊंगा, ज्यादातर ब्लैक बोर्ड का यूज करता हूं। उस पर मैं साथ के साथ लिखता जाता हूं और बच्चे उसे समझते जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बिना ब्लैक बोर्ड के बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आपकी समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो हम आपको रूसी क्रांति के कारण बता रहे हैं। तो उस समय जब ये रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो उस समय रूस का जो शासक था जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस सेकंड, जार निकोलस द्वितीय। उसकी पत्नी थी जरीना।
जरीना और जार का एक मंत्री था रासपुतिन। रासपुतिन और जरीना ये दोनों एक थे और इन दोनों की बात को शासक जार टाल नहीं सकता था। तो जरीना और ये जो मंत्री था रासपुतिन, ये जो कह देते थे वो जार को मानना पड़ता था और ये ज्यादातर इसको जार को गलत सलाह देते रहते थे। तो ये क्रांति का जो मेन कारण ये जार का जो शासन है या जो जरीना है या जो मंत्री रासपुतिन है वो निकम्मा था, भ्रष्ट था, तो इनकी वजह से भी क्रांति हुई थी। लेकिन अब आइए हम मेन जो रीजन है उन पर चलते हैं। आप नोट करिए, नंबर 1 क्रांति, रूस की क्रांति का सबसे पहला कारण लिखिए, जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन। रूस की क्रांति का सबसे पहला कारण क्या लिखवाया हमने? जार का निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी शासन। यानी कि जो रूस का जो शासक था वो रोमनोव वंश से संबंधित था। जैसे कि वह फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का शासक था लुई 16वां, वो भी तानाशाह था। वो किस वंश से संबंध रखता था? बूर्बो राजवंश से संबंध रखता था लुई 16वां, फ्रांसीसी क्रांति के समय। और अब बात कर रहे हैं हम रूसी क्रांति की। तो जब रूस की क्रांति हुई थी तो उस समय रूस का शासक जार था, रोमनोव वंश से संबंध रखता था ये जार, और ये बड़ा निकम्मा था, निरंकुश शासक था, स्वेच्छाचारी राजा था। स्वेच्छाचारी शासन का मतलब होता है जो अपनी मनमर्जी से शासन चलाए, जो जनता के हितों का ख्याल नहीं रख करके केवल अपने हितों का ध्यान रखता है, जो अपने सुख दुख का ध्यान रखना, अपने ऐशोआराम पर सरकारी पैसे को पानी की तरह बहाता है। तो ऐसा जार था, निकम्मा था, निरंकुश था, स्वेच्छाचारी था, जिससे जनता परेशान हो गई थी। तो जार के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन से तंग आकर के वहां की जनता ने 1917 में वहां के निरंकुश शासन के खिलाफ, जार के खिलाफ क्रांति कर डाली या क्रांति का भूगोल बजा दिया। सेकंड पॉइंट नोट करिए, रूस जापान युद्ध। सेकंड पॉइंट, रूस की क्रांति का दूसरा कारण हम लिखवाने जा रहे हैं आपको, क्या? रूस जापान युद्ध 1904-05 में। 1904-05 में रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ। अब आप समझेंगे कि भाई रूस और जापान के बीच युद्ध क्यों हुआ, किस बात के कारण हुआ? देखिए, रूस के इधर पूर्व में आपका एक चीन पड़ता है और चीन के ही पास पड़ता है जापान। आपको नक्शे में, अब नक्शा है नहीं मेरे पास, मैं इसके लिए सॉरी फील करता हूं आपसे। रूस और रूस का जो पड़ोसी देश है इधर आपका चीन, तो चीन में एक जगह है मंचूरिया। तो रूस ने मंचूरिया पर अधिकार कर रखा था। दूसरी जगह एक जापान का, छोटे छोटे द्वीप आपको दिखाई देते होंगे विश्व के नक्शे में। तो जापान ने आगे चल करके जापान ने क्या किया? जापान ने तो रूस के सामने, भाई देखिए, रूस जो है वो उस समय 1917 के आसपास की जो बात कर रहा हूं मैं, विश्व में बहुत बड़ा विस्तार के क्षेत्र में, क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल देश था। और ये इसकी जो सीमाएं हैं, ये ध्यान रखना, रूस की सीमाएं 2 महाद्वीपों से मिलती हैं, जैसे कि एक तरफ तो एशिया और दूसरी तरफ यूरोप। तो 1904 और 5 में रूस और जापान के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो रूस ने मंचूरिया पर अपना अधिकार जमा रखा था। मंचूरिया पर अधिकार किसका था? रूस का। इधर जापान ने क्या किया? जापान ने भी मंचूरिया पर अधिकार करके रूस को क्या दे दी? चुनौती दे दी। तो ये झगड़े का कारण बना। भाई रूस ने अधिकार कर रखा था मंचूरिया पर और इधर जापान ने भी अधिकार कर लिया मंचूरिया पर। जापान ने चैलेंज कर दिया रूस को। तो ये रूस और जापान के बीच युद्ध का कारण बना। और इस युद्ध में 1905 में जापान ने, एक छोटे से देश ने, शक्तिशाली देश, इतने बड़े देश रूस को हरा दिया। रूस हार गया, जापान जीत गया, छोटा सा देश। तो इस युद्ध के हार जाने से रूस की जो आम जनता थी उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब रूस का जो शासक था जार नकोलद्वितीय, उसकी पोल खुल गई बच्चों। पोल कैसे खुल गई? जो पहले ढींग मारा करता था ना जार, भाई मैं बहुत शक्तिशाली हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे से
मुझे कोई नहीं हरा सकता, हम जिससे लड़ेंगे उससे मतलब जीत हासिल करेंगे। तो उसकी पोल खुल गई, उसकी कमजोरी उजागर हो गई जनता के सामने, रूस की जनता के सामने। अब जनता ये समझ गई कि जो जार निकोलस द्वितीय है ये बेकार शासक है और ये कुछ नहीं कर सकता हमारे देश के लिए। तो इससे नाराज होकर के जनता ने जार के खिलाफ यानी कि 1917 में रूस की क्रांति कर डाली। आगे चल करके आगे जब रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें रूस हार गया और रूस के हारने की वजह से वहां की जनता नाराज हो गई और आगे चल करके 1917 में इसी बात के कारण नाराज होकर के जनता ने जार के खिलाफ क्रांति कर डाली। तीसरा कारण लिखिए, सेना में असंतोष। भाई सेना में असंतोष फैल गया, सैनिकों को बेवजह परेशान करता था जार, और जार की जो सरकार थी सैनिकों को वेतन कम दिया जाता था, तो इस बात से भाई सेना में भी असंतोष था, तो सेना ने भी इस क्रांति में भाग लिया। आगे है चौथा कारण लिखिए, किसानों एवं मजदूरों की हीन दशा। भाई जैसे कि हम बता रहे थे कि भाई उस समय रूस में भी फ्रांस की तरह जो समाज बटा हुआ था, जैसे फ्रांस में बटा हुआ था, जैसे पहले पाठ में आपने पढ़ा होगा, ऐसे ही रूस में भी समाज बटा हुआ था। भाई एक तरफ उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। हालांकि वहां भी जो क्रांति का नेतृत्व, फ्रांस की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? भाई मध्यम वर्ग के लोगों ने किया था। किसान मजदूरों की दशा वहां भी बहुत ज्यादा खराब थी। एक ऐसे ही रूस में एक तरफ तो ऐसे लोग थे जो ऐशाराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे, जिनके कुत्ते भी महंगी महंगी कारों में घूमते थे, ब्रेड खाते थे, चॉकलेट खाते थे, और एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके पास, जिन्हें बेचारों को एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, जो सूखी रोटी खा करके अपना गुजारा कर रहे थे। तो इस तरह से कहां तक चल सकता था? गरीब लोग, किसान लोग, मजदूर लोग कहां तक सहन करते? तो इस तरह से रूस में किसानों की, मजदूरों की जो हीन दशा थी वो बहुत खराब हो गई। अब देखिए भाई, जो इंग्लैंड के अंदर सबसे पहले जो क्रांति आई थी, इंडस्ट्रीज रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, वो सबसे पहले यूरोप के देश इंग्लैंड में आई थी, यूरोप में आई थी। उसके पश्चात इंग्लैंड के बाद यूरोप में फैलती चली गई, उद्योग लगते चले गए। लेकिन रूस के अंदर औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्रांति सबसे बाद में आई है, यानी कि बाद में आई रूस की क्रांति के बाद। अब क्या हुआ कि भाई वहां मजदूर नहीं थे। भाई मजदूर कहां से आए? जब वहां उद्योग ही नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं लगी, तो मजदूरों की कमी थी। अब क्रांति कौन करे क्रांति? क्योंकि मजदूर वर्ग का तो उदय नहीं हुआ। फ्रांस में तो हो चुका था, इंग्लैंड में हो चुका था, क्योंकि वहां औद्योगिक क्रांति आ गई थी। तो रूस में मजदूरों की कमी थी। भाई इंडस्ट्रीज नहीं आई थी उस समय, क्योंकि ज्यादातर रूस जो था वो वहां की जो जनता थी, वहां की जो कृषि जरूर थी, वहां की जनता कृषि पर ही निर्भर थी और कृषि ही उनका मुख्य व्यवसाय था। लेकिन औद्योगिक क्रांति आई, लेकिन बहुत बाद में आई। जब औद्योगिक एक बात ध्यान रखना, औद्योगिक क्रांति के बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ कि वहां दो दल उभर करके सामने आए क्रांति के बाद। कौन सा? एक तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये दो दल उभर करके सामने आए। आगे चल, एक तो ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसने सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व किया, इसमें ज्यादातर आम जनता, सभी लोग शामिल थे। और जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी है, इसमें मजदूर, किसान वगैरह शामिल थे। आगे चल करके क्या हुआ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के भी दो भाग बन गए। एक तो पहला जो भाग है वो है बोल्शेविक दल, बोल्शेविक पार्टी, जिसका नेता कौन था? लेनिन था। और दूसरा जो दल है इसी में से जो बना था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी में से वो है आपका मेंशेविक दल। मेंशेविक दल जो कार्ल मार्क्स के संपर्क में था। ये जो मेंशेविक दल है ये अल्पमत में था, यानी कि इसके पास बहुमत कम था। और बोल्शेविक दल जो था, जिसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था, जिस लेनिन के नेतृत्व में क्रांति लड़ी गई थी, उसकी क्रांति हुई थी, बोल्शेविक दल के पास बहुमत था। वैसे किसान, मजदूर, आम जनता सभी को अपने मतलब साथ लेकर के क्या किया था? अपने साथ लेकर के चले। कौन? ये लेनिन, बोल्शेविक दल के नेता। तो बोल्शेविक दल बहुमत में था।
तो ये दल वर्कर के सामने आए। ध्यान रखना, किसान और मजदूरों की दशा खराब थी, जिस कारण वहां क्रांति भड़क गई। यह शासक के खिलाफ क्रांति कर डाली। आगे लिखिए, समाजवादी विचारधारा का प्रसार। समाजवादी विचारधारा का प्रसार, देखिए वहां समाजवादी यानी कि दार्शनिक हुए, कार्ल मार्क्स वगैरह, इन्होंने ये अर्थशास्त्री भी थे, समाजवादी भी थे, और मध्यम वर्ग हुआ, वैज्ञानिक हुए, इन्होंने पत्रिकाएं निकाली और अखबार निकाले, बुक्स निकाली। इनको पढ़ करके जो आम जनता थी उनमें जागृति आई, गरीब मजदूर किसानों को पता चल गया कि बिना क्रांति के जब तक हम एक नहीं होंगे, संगठन में नहीं होंगे, या हम राजा के खिलाफ, जार के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। तो इस तरह वहां समाजवादी विचारधारा का प्रसार हुआ, लोगों को समझा, उनकी बातों को, समाजवाद के जो समर्थक थे, कार्ल मार्क्स के विचारों को समझा। तो इस तरह से भी क्रांति का बिगुल बजाया लोगों ने। आगे है राज्य का आर्थिक दिवालियापन। कारणों में लास्ट में बता रहे हैं आपको, राज्य का आर्थिक दिवालियापन, यानी कि जार निकोलस द्वितीय के शासन काल में रूस की आर्थिक स्थिति डामाडोल थी। डामाडोल कैसे थी कि भाई रूस जो है लगातार युद्धों में उलझा रहा, और युद्ध जब होते हैं एक देश के दूसरे देश से, तो उसमें भाई लड़ाई झगड़े में कोई फूल नहीं बरसते, जान और धन दोनों की बर्बादी होती है। तो ऐसे ही रूस, देखिए 1904-05 में रूस जापान युद्ध हुआ, जिसमें रूस हार गया, और इधर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, और हम बात कर रहे हैं 1917 की, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। तो प्रथम विश्व युद्ध में भाई रूस ने भाग लिया, और इस युद्ध में भी रूस हार गया। एक बाल्कान का युद्ध था, उसमें भी बड़ी मतलब वो बेइज्जती महसूस की रूस ने, उसके भी रिजल्ट बुरे निकले। उसमें भी बाल्कान युद्ध में भी आर्थिक हानि उठानी पड़ी रूस को। तो इन युद्धों में क्या हुआ, वहां का जो राजकोष था, जो धन था, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, राजकोष खाली हो गया, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो भाई जब पैसा ही नहीं रहेगा, तो फिर शासन कैसे चलेगा, वहां के सैनिक काम कैसे करेंगे, अधिकारी और कर्मचारी कैसे काम करेंगे। तो इस तरह से बाल्कान युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, 1904 का रूस जापान युद्ध, इन युद्धों में भाग लेने के कारण रूस की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई, और ये आर्थिक स्थिति ही रूस की क्रांति का कारण बनी। लास्ट पॉइंट किया, तात्कालिक कारण। देखिए किसी भी क्रांति का कोई भी कारण हो जो मतलब एक प्रकार से आग में घी डालने का काम करता है, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, वह वहां मतदान को लेकर के जो सभा बुलाई थी जनरल स्टेट की, उसने लुई सोलवे ने, तो वहां बात नहीं बनी, मतदान पर अड़ गया जो तृतीय स्टेट था, और बास्टील का पतन भी तात्कालिक कारण बना। तो इस तरह से जो प्रथम विश्व युद्ध है, जो रूसी क्रांति का जो तात्कालिक कारण बनेगा, भाई प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भाग लिया था, उसमें उसकी जैसा भी बता रहा था हालत खराब हो गया, आर्थिक हालत। तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस हार गया, रूस के हारने से वहां की जनता पर, सैनिकों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, यानी कि उनमें संतोष पैदा हुआ, जनता नाराज हो गई जार से, और ये जो हार का कारण ही रूस की क्रांति का, प्रथम विश्व युद्ध में रूस के हारने का कारण ही रूस की क्रांति का कारण बना। तो ये प्यारे बच्चों रूस की क्रांति के कारण हमने आपको नोट कराए। अब साथ ही साथ प्यारे बच्चों क्रांति के बाद मतलब क्या परिणाम निकले, क्या प्रभाव पड़ा रूस पर, क्या इसके रिजल्ट निकले, तो इस क्रांति के परिणाम और आप समझ लीजिए, परिणाम और नोट कर लीजिए अपनी रफ कॉपी पर। तो क्रांति के क्या परिणाम निकले, पहला परिणाम लिख लीजिए, जार के शासन का अंत। फर्स्ट जो है परिणाम है जार के शासन का अंत। भाई जैसे हम जिक्र कर रहे थे सबसे पहले क्रांति के कारणों में कि जार का निरंकुश शासन था, तो ये जो निरंकुश शासन है उसका अंत हो गया, जार के निरंकुश शासन का पूरी तरह से अंत हो गया, रोमनेव वंश का अंत हो गया, और वहां की जो बोल्शेविक सरकार थी, बोल्शेविक सरकार ने वहां के उसके लोगों ने क्या काम किया, 1 जुलाई 1918 को, ये डेट ध्यान रखना, 1 जुलाई 1918 को बोल्शेविक सरकार के लोगों ने जार और उसके परिवार को गोली मार करके उसका अंत कर दिया। तो इस तरह से जार का पूरी तरह से अब पतन हो गया है, जार के निरंकुश शासन का अंत हो गया। आगे लिखिए, सर्वहारा वर्ग की स्थापना।
सर्वहारा वर्ग की स्थापना। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सर्वहारा में आम किसान, गरीब जनता, किसान, मजदूर की सरकार बनी। जो पादरियों के पास, कुलीन वर्गों के पास जो संपत्ति थी, जो जमीन जायदाद थी, उसको छीन करके समान भागों में बांट दिया, किसानों और मजदूरों को दे दी गई। अब जो सरकार थी, वो बोल्शेविक जो सरकार थी, वो सर्वहारा वर्ग की सरकार थी, किसानों और मजदूरों की सरकार थी, सर्वहारा वर्ग की सरकार बनी। आगे लिखिए, रूस का विश्व शक्ति में उदय। रूस का विश्व शक्ति में उदय, यानी कि जो रूस केवल क्षेत्रफल के आधार पर ही उसे जैसे शक्तिशाली या विशाल माना जाता था, अब क्रांति के बाद रूस एक विश्व में रूस जो था एक शक्तिशाली देश उभर करके सामने आ रहा था। भाई दो वर्ग सामने आ गई रूस की क्रांति के बाद। एक तो देखिए रूस कैसे उभरा, शक्तिशाली देश उभरा, कैसे उभरा शक्तिशाली देश बन करके, कि भाई एक तो रूस ने अपने मित्र राष्ट्रों से अपने आप को यानी कि इस युद्ध से अलग कर लिया। भाई संधि हुई जर्मनी के साथ, तो ये संधि जो थी एक विशाल सोवियत संघ बना और इस सोवियत संघ ने मतलब रूस को शक्ति प्रदान की। तो ये जो यूरोप है यानी कि रूस है, यूरोप में एक शक्तिशाली देश बनकर के उभरा। और प्यारे बच्चों, जब रूस विश्व शक्ति के रूप में उभरा तो उसका सम्मान पूरे विश्व में और ज्यादा बढ़ गया। तो ये जो परिणाम है आपने नोट कर लिया, विश्व में शक्तिशाली देश के रूप में उभरा था रूस क्रांति के बाद। आगे अगला पॉइंट लिखिए, साम्यवाद का प्रसार होना। भाई यूरोप क्रांति के बाद यूरोप के और देशों में भी यानी कि साम्यवाद, समाजवाद का प्रचार हुआ। जैसे पोलैंड है, हंगरी है और वियतनाम है, आपका क्यूबा है, जर्मनी है। इन देशों में क्या हुआ, हंगरी, वियतनाम, क्यूबा, पोलैंड, ऑस्ट्रिया वगैरह इन देशों में भी साम्यवाद फलने फूलने लगा, साम्यवाद का विकास हुआ, साम्यवाद की स्थापना हुई। आगे लिखिए, जर्मनी से संधि। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि भाई जर्मनी के साथ संधि हुई, उसने इस संधि के अनुसार मित्र राष्ट्रों से अपने आप को अलग कर लिया और उसकी इसमें शांति के माध्यम से जो रूस था उसको अपने आप को उसने शक्तिशाली बनाया। अगला है कृषक व मजदूरों की स्थिति में सुधार। कृषक व मजदूरों की स्थिति में सुधार, यानी कि जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो पहले नरकीय जीवन, दयनीय जीवन व्यतीत कर रहे थे क्रांति से पहले, तो क्रांति के बाद कृषक और मजदूरों की स्थिति में सुधार आया, वो आप अच्छा जीवन व्यतीत करने लगे। लास्ट पॉइंट लिखिए, विश्व का दो गुटों में विभाजन। विश्व का दो गुटों में विभाजन, क्रांति के बाद जो पूरा विश्व था दो गुटों में बट गया। कौन कौन से दो गुट थे, एक तो पूंजीवाद और दूसरा साम्यवाद। पूंजीवाद का नेतृत्व अमेरिका ने किया और साम्यवाद का नेतृत्व रूस ने किया। तो ये क्रांति के परिणाम है प्यारे बच्चों। कल हम इसी पाठ का सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा भाग लेकर के आपके सामने पेश होंगे। मैं आपको कल फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए आप ये जो मैंने आज लेक्चर्स दिया है रूसी क्रांति के ऊपर, आप इसे सुनेंगे और घर पर एनसीईआरटी बुक्स की मदद लेंगे, उसे पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए आप मेरे सामने नहीं है, आपको मैं दिखाई दे रहा हूं लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जब आप मुझे दिखाई देते तो शायद और ज्यादा अच्छा प्रभाव पड़ता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे होंगे, दिमाग में बैठा रहे होंगे। आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और आपको मेरी नमस्कार। तब तक के लिए मेरी तरफ से आपको बाय बाय।